Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एंड वेलकम टू द एनसीईआरटी राइज सीरीज। तो देखो, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट है हमारा, क्लियर है ना? क्लास 11th का सेकंड यूनिट, और उसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया है। मॉर्फोलॉजी में हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर जैसे लीफ लीफ हो गया, स्टीम हो गए, रूट्स हो गए, इन सभी को हमने बाहर देखा था, क्लियर है ना? इन्फ्लोरेसेंस देखा हमने, देन फ्लावर देखा, देन हमने फ्लावर को का फ्लोरल डायग्राम देखा, फ्लोरल फार्मूला देखा, बहुत कुछ देखा था वहाँ पे हमने, क्लियर है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे इस नए चैप्टर में, अब क्या करेंगे, प्लांट के अंदर जाएंगे, क्लियर है ना? प्लांट के अंदर इन द सेंस कि अगर जैसे हम लीफ पढ़ रहे हैं तो लीफ का क्रॉस सेक्शन काटेंगे और उसके बाद उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, क्लियर है ना? तो उसी तरह से रूट, स्टीम, हर चीज़ को पढ़ेंगे यहाँ पे भी बेसिकली, क्लियर है ना? लेकिन यहाँ उसके एनाटॉमी को पढ़ेंगे, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब अगर मैं सिंपल से बतलाऊँ तो इसे क्या बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ओके, सो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को यहाँ देखने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टिश्यू देखेंगे, ओके, जिसमें हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, देन मेरिस्टेमेटिक के टाइप, देन परमानेंट के टाइप लाइक सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ओके, इन सब चीज़ों को देखेंगे। देन वी विल स्टडी द टिश्यू सिस्टम, द डिफरेंट टिश्यू सिस्टम। इसके अलावा जैसे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, गार्ड सेल वगैरह, स्टोमेटा वगैरह, इन सब चीज़ों को देखेंगे, यानी कि जो सिस्टम फॉर्म कर रहा है ना बेसिकली, उन सब चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एनाटॉमी ऑफ डाइकोटाइलिडनस एंड मोनोकोटाइलिडनस प्लांट। तो मोनोकोट और डाइकोट दोनों के एनाटॉमी को समझेंगे। एंड एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, सब इसमें क्लियर होगा तुम्हारा। ओके, तो बिना डिले करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं, और फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा चैप्टर। एनसीईआरटी के अगर अलग से कुछ होगा एक्स्ट्रा, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग इस सीरीज़ के साथ साथ, इस एनसीईआरटी सीरीज़ के साथ साथ हम लोग प्रीवियस 33 ईयर के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं साथ में, है ना? ये तुम्हें पता होगा। तो प्रीवियस 33 ईयर क्वेश्चन है ना, फिर तुम्हारे लिए वहाँ पे जो कुछ भी तुम्हें मतलब एक्स्ट्रा आउट ऑफ एनसीईआरटी आना है, वो सब तुम्हें यहाँ पे पॉइंट्स ऑलरेडी पता चल जाएंगे, तो वो मैं यहीं पे करवाता चलूँगा। तो जब मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ ये मतलब प्रीवियस ईयर के, उसे एक बार ज़रूर देख लिया करो, क्लियर है ना? उसे एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं बताता ही हूँ वहाँ पे, उसे एक बार ज़रूर देख लिया करो। उससे क्या होगा, एटलीस्ट तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, और अगर कुछ एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस हैं तो मैं उसे वहाँ पे बतला भी देता हूँ, और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं मैं उसे भी वहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, तो उसे भी साथ साथ देखते चलोगे। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे you can very easily see the structural similarities and variation in the external morphology। देखो, मॉर्फोलॉजी में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमें जैसा दिख रहा था वैसा हम स्टडी कर रहे थे, क्लियर है ना? लेकिन एनाटॉमी पढ़ने के लिए हमें तो माइक्रोस्कोप वगैरह लगाना पड़ेगा ना, खुद समझो इस बात को। ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो वहाँ एक्सटर्नल जो भी स्ट्रक्चर्स थे, या यू को स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज जो भी था, या वेरिएशन जो था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पे, वो हम बड़े ही आसानी से पढ़ सकते थे, क्लियर है ना? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों प्लांट में भी और एनिमल में भी। सिमिलरली इफ वी वे टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर अब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्लियर है ना, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो यहाँ भी तुम्हें सिमिलैरिटीज साथ साथ डिफरेंसेस मिलेंगे among different organisms। ओके, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल। यहाँ पे देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि हायर प्लांट्स में जो डिफरेंट टाइप के सेल्स टिश्यू हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, क्लियर है ना? किस तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ये तो पता होगा तुम्हें, क्लियर है? वैसे मैं इसे हाईलाइट किए देता हूँ
स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी, यानी प्लांट एनाटॉमी। ओके, प्लांट हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। अब ये कोई नई बात तो नहीं है, इवन एनिमल में भी होते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, समझ ही सकते हो। देन in turn the tissue are organized into organs and organ then organ system। ये सब चीज़ तुम्हें पता है पहले से। ओके, तो ये सब चीज़ मैं दोबारा से यहाँ नहीं बतलाने जा रहा हूँ, ये तुम्हें पता है ना कि सेल होते हैं, सेल ऑर्गेनाइज करता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, और जब ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड होता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्लियर है ना? तो यही सब चीज़ यहाँ पे बोला गया है। ओके, डिफरेंट ऑर्गन्स इन द प्लांट सो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के, वो क्या है, तो उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर्स है ना, उसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ओके, विद इन एंजियोस्पर्म द मोनोकोट एंड डाइकोट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटोमिकली डिफरेंट। अब देखो एंजियोस्पर्म में ही अगर बात करते हैं, एंजियोस्पर्म समझ रहे हो, फ्लावरिंग प्लांट, तो इसी के अंदर तुम्हें मोनोकोट और डाइकोट पढ़ने को मिलता है, तो इसके अंदर भी तुम्हें एनाटॉमिकली डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो इसीलिए तो देखो हमारे पास एक अलग से टॉपिक ही है पढ़ना, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटाइलिडोनस एंड मोनोकोटाइलिडोनस प्लांट। तो इसमें उसके स्टीम के एनाटॉमी, रूट के एनाटॉमी, हर चीज़ को देखेंगे एक एक करके। ओके, सो इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो शो एडेप्टेशंस टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर हमें ये भी बताता है कि किस किस बेसिकली स्ट्रक्चर में कौन कौन से एडेप्टेशंस हुए हैं किस किस एडवर्स इन्वायरमेंट को लेकर। क्लियर है ना? तो ये चीज़ समझे यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था सिंपल सा, यहाँ से तुम्हारा चैप्टर शुरू होता है। ओके, तो ध्यान से समझोगे यहाँ से। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ऑरिजिन। अब यहाँ मैं सीधा सा हाईलाइट करता हूँ इसे, a group of cell having a common origin and usually performing a common function। तो इसी को क्या बोलोगे? टिश्यू बोलोगे। जिसका ओरिजिन क्या हो, सेम हो, कॉमन ओरिजिन हो, और साथ ही साथ वो मतलब लगभग ये देखने को मिलता है कि एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता है। यूजुअली प्रायः ये देखने को मिल जाता है। क्लियर है ना? जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ प्रायः देखने को मिल जाएगा। ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। अब प्लांट में अगर बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के टिश्यू है यहाँ पे। क्लियर है ना? टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। दो मेन ग्रुप में है यहाँ पे टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। ओके, अब देखो ये तो सिंपल सा हो गया ना कि डिवीजन कर रहा है या नहीं, बेस्ड ऑन वेदर द सेल बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। ओके, सो यहाँ पे याद क्या रखना है तुम्हें? यहाँ पे याद रखना है कि जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये डिवाइडिंग होते हैं। क्लियर है? लेकिन जो परमानेंट होते हैं, ये टिश्यू तुम्हारे नॉन डिवाइडिंग होते हैं। लेकिन यहीं पे एक चीज़ समझो, यहीं पे समझ लो ताकि आगे आसानी हो। एक टर्म हमें पढ़ना है एंड दैट इज डिफरेंशिएशन। इस टर्म को अच्छे से समझोगे क्योंकि इसी टर्म पे ना तुम्हारा ये पूरा चैप्टर वेस्ट है। ओके, सो ये डिफरेंशिएशन टर्म आखिर है क्या? क्लियर है ना? ये डिफरेंशिएशन टर्म है क्या? ओके, देखो एक तो होता है डिवीज़न तुम्हारा, एक होता है डिवीज़न। डिवीज़न में तुमने पढ़ा है ना, जैसे माइटोटिक, मियोसिस, अलग अलग टाइप ऑफ डिवीज़न है। तो यहाँ मियोसिस की तो बात नहीं करेंगे, सिंपली तुम्हें माइटोसिस की बात करेंगे। जैसे एक सेल होता है और ये दो में इस तरह से डिवाइड कर जाता है, दिस इज द सेल डिवीज़न। ओके, लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि डिफरेंशिएशन में एक सेल है। ओके, ये सेल मतलब इट अंडरगोज डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, इज अंडरगोज डिफरेंट चेंजेस। ओके, अब ये चेंजेस होंगे इसमें, और चेंजेस होके ये अपना स्ट्रक्चर, फंक्शन, हर चीज़ मतलब एक तरह से मॉडिफाई कर लेगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा मॉडिफाइड, मॉडिफाइड सेल मिल जाएगा, या यूँ कहो
डिफ्रेंशिएटेड सेल मिल जाएगा। दिस इज द डिफ्रेंशिएटेड सेल। ओके, तो यहाँ सेल में डिवीजन नहीं हुआ, बल्कि सेल में कुछ चेंजेस आ गए जिसकी वजह से उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर हर चीज क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया, चेंज हो गया। सो दिस process is called differentiation which is entirely different from division। ओके, तो अगर परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू देखो डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन डिफ्रेंशिएट जरूर करेगा। यानी कि परमानेंट टिश्यू में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, इन सब चीज़ों पे तो हमारा पूरा चैप्टर है, अभी पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहाँ डिफ्रेंशिएशन तुम समझ गए, डिफ्रेंशिएशन इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझना। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे देखो दो टिश्यू तो पढ़ना ही है हमें। द फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट। तो अभी मेरिस्टेमेटिक पहले पढ़ेंगे, फिर परमानेंट पढ़ेंगे। ओके, आज के क्लास में ये दोनों कंप्लीट करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। यहाँ पे समझो ग्रोथ जो है प्लांट में वो कुछ ही रीजन तक रिस्ट्रिक्टेड है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, तो मेरिस्टेम बोलते हैं। क्लियर है ना, जिसका देखो ग्रीक में मतलब होता है मेरिस्टोस, वर्ड से आया बेसिकली, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। क्लियर है ना, यानी इसके जो सेल्स होंगे दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, तो सेल डिवीजन के लिए कैपेबल होते हैं, ये सेल डिवीजन कर सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। अब यहाँ पे मेरिस्टेम की भी बात करें तो अलग अलग टाइप के हैं। क्लियर है ना, तो द मेरिस्टेम विच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, जो सबसे इंड पार्ट पे प्रेजेंट हो, टिप मतलब इंड पार्ट। ओके, एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू। ये क्या करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी टिश्यू यानी बेसिक टिश्यू, है ना, एंड दे आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाएगा, तो बिल्कुल टिप पे पाया जाएगा। किसके टिप पे, तो रूट के टिप पे भी और साथ ही साथ सूट के टिप पे भी। क्लियर है यहाँ तक। ओके, फिगर देखो 6.1, ये तुम्हें दिखाया गया है रूट का रीजन, ये तुम्हें दिखाया गया है सूट का। देखो ऊपर की ओर जा रहा तो सूट, नीचे की ओर जा रहा तो रूट। क्लियर है, अब यहाँ पे तुम समझ सकते हो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सिंपल सा दिया गया है। तो यहाँ पे देखो जो तुम्हारा ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है यहाँ पे, तो ये देखो टिप वाले पार्ट पे यहीं पे तुम्हारा डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे भी देखो ये तो तुम्हारा रूट कैप है। क्लियर है ना, इसके ऊपर देखो एपिकल मेरिस्टेम का रीजन है यहाँ पे। क्लियर है ना, तो यहाँ वाले सेल सबसे ज़्यादा डिवाइड करेंगे, एक्टिवली डिवाइड करेंगे। क्लियर है ना, ओके, यहाँ तक समझे। आगे बढ़ते हैं, बाकी सारे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। ओके, तो आगे देखते हैं यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब अगर रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं, जो रूट में प्रेजेंट है, ऑक्युपाइज the tip of the root, while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis। ओके, तो ये भी बेसिकली टिप पे ही प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना, डिस्टेंट मीन्स वही जो सबसे लास्ट पोर्शन प्रेजेंट हो। क्लियर है, तो स्टीम एक्सिस के सबसे लास्ट पोर्शन पे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड elongation ऑफ स्टीम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड elongation ऑफ स्टीम, सम ऑफ सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट द एक्सिलरी बर्ड। क्वेश्चन क्या आया कि एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो आंसर क्या करोगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम से। कहाँ से हो रहा है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से। क्लियर है ना, इसे याद रखना है तुम्हें, शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही तुम्हारा बन रहा है एक्सिलरी बर्ड। क्लियर है ना, ओके। सो फॉर्मेशन ऑफ लीफ के टाइम और साथ साथ इलोंगेशन जब हो रहा होता है स्टीम का, तो कुछ सेल्स क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं। क्लियर है ना, और वो फॉर्म करते ये कुछ सेल्स पीछे रह जाते हैं फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम वाले ही सेल बेसिकली। क्लियर है ना, और वही बनाते हैं तुम्हारे एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड एक्चुअल में किसका मॉडिफिकेशन हुआ, शूट एपिकल मेरिस्टेम का। क्लियर है ना, या एक्सिलरी बर्ड किससे बन रहा है, तो क्या बताओगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर है ना, क्योंकि देखो शूट में प्रेजेंट है तुम्हारा लीफ वगैरह, तो शूट में ही होता है। क्लियर है ना, शूट सिस्टम में ही तो लीफ होता है ना,
और वहीं पे तुम्हारे एपिकल मेरिस्टेम से ही ये बर्ड्स बनते हैं। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ें। सच बर्ड्स आर प्रेजेंट इन एक्सिल्स ऑफ लीव्स। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो एक्सिल्स ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होंगे। एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच और ए फ्लावर। तो इनमें अभी डिवीजन की मतलब चांसेस होंगे। एंड दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच या फिर फ्लावर। तो एक्सिलरी बर्ड क्या फॉर्म करेंगे? तो एक्सिलरी बर्ड फॉर्म करेंगे ब्रांच या फिर फ्लावर। इसे भी मैं हाईलाइट किए देता हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक्सिल्स ऑफ लीफ पे, और ये बना सकते हैं ब्रांच या फिर फ्लावर। ओके, द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब जो मैच्योर टिश्यू में के बीच में बेसिकली प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना, अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इसे क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, तुम्हारे पास दो तरह के मेरिस्टेम है, अभी तक तुमने पढ़ा। द फर्स्ट इज कॉल्ड एपिकल एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इंटरकैलरी। क्लियर है ना? इंटरकैलरी। ओके, ए है यहाँ पे। क्लियर है? तो इंटरकैलरी और एपिकल, तो ये दोनों जो बेसिकली टिश्यू होंगे ना, ये करवाएंगे प्राइमरी ग्रोथ। अब ये प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो, प्राइमरी ग्रोथ करने का मतलब कि प्लांट का लेंथ बढ़ना, क्लियर है ना, या फिर प्लांट का हाइट बढ़ना। ओके, तो अगर प्लांट हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है तो उसका लेंथ बढ़ रहा है, और अगर प्लांट सीधा प्रेजेंट है तो उसका हाइट बढ़ रहा है। समझ रहे हो? बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है कि उसका टिप पार्ट इलोंगेट होता जा रहा है। तो एपिकल और इंटरकैलरी ये दोनों का काम है क्या? तो प्राइमरी ग्रोथ करवाना। क्लियर है ना? लेकिन वही अगर लेटरल आ जाएगा, अगर तुम्हारा लेटरल आ जाएगा, तो यहाँ इसका काम हो जाता है सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि गर्थ को बढ़ाना। क्लियर है ना? या फिर ब्रेथ को बढ़ाना या थिकनेस को बढ़ाना, इस तरह से। ओके, तो ये चीज़ समझे। अब देखो, इंटर कैलरी प्रेजेंट होगा जस्ट एपिकल के नीचे। क्लियर है ना? दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा। क्लियर है? देखो, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ग्रासेस में प्रेजेंट होगा एंड रीजनरेट कर जाएगा और पार्ट्स रिमूव बाई ग्रेजिंग हर्बीवोर। और ये रीजनरेट करेगा उन पार्ट्स को जो कि हर्बीवोर ने वहाँ पे क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। क्लियर है ना? तो देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि एक ग्रेजिंग मतलब ग्रास में जल्दी से ग्रोथ हो जाता है बेसिकली किसकी वजह से? सो द आंसर इज इंटर कैलरी, क्योंकि एपिकल वाले को तो वो खा ही जाता है बेसिकली। क्लियर है ना? तो इंटर कैलरी वाले ही बेसिकली बचते हैं। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन कौन आ रहे हैं? तो देखो, प्राइमरी सेल है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन कौन आ रहे हैं? तो एपिकल भी आ रहा है और साथ ही साथ इंटर कैलरी भी आ रहा है। क्लियर है? ये दोनों तुम्हारे प्राइमरी मेरिस्टेम में आ गए। क्लियर है? अब एपिकल मेरिस्टेम बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होगा और उसके नीचे आओगे तो तुम्हें इंटर कैलरी मेरिस्टेम मिलेगा। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन लाइफ। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? तो क्योंकि वो लाइफ में सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम आता है, उसके बाद इंटर कैलरी आता है, फिर लेटरल आता है। क्लियर है ना? एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। और जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है, लाइक स्टीम का फॉर्मेशन होना, लाइक ब्रांच का फॉर्मेशन होना थोड़ा बहुत। क्लियर है ना? तो इन सभी के फॉर्मेशन में यही हेल्प करता है तुम्हारा प्राइमरी और प्राइमरी मेरिस्टेम। दैट मीन्स कि एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टेम। क्लियर है यहाँ तक? सो इसीलिए इन्हें हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोल रहे हैं। तो यहाँ तक याद क्या रखना है, एक बार जल्दी से चलो बतला देता हूँ मैं, देखोगे जल्दी से बस। प्राइमरी मेरिस्टेम में तुम्हारे दो आ रहे हैं, कौन कौन? तो एपिकल और इंटर कैलरी। क्लियर है ना? अब यहाँ पे ये याद रखना, एपिकल इंटर कैलरी दोनों मिला के प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी टिश्यू है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बना रहा है। क्लियर है ना? प्राइमरी मतलब यहाँ बेसिक, प्राइमरी मतलब बेसिक समझ लेना। क्लियर है ना? सो बेसिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ साथ ये लाइफ में सबसे पहले आ रहा है। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम आया, फिर इंटर कैलरी आया। ओके,
एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा, रूट टिप और सूट टिप पे, क्लियर है, रूट टिप और सूट टिप पे प्रेजेंट होगा, उसके लेंथ को बढ़ाएगा, क्लियर है ना। साथ साथ एपिकल मेरिस्टेम से ही तुम्हारा बर्ड भी बनता है, एक्सिलरी बर्ड भी बनता है, क्लियर है ना। और तुम्हें याद रखना है इंटर कैलरी कहाँ प्रेजेंट होगा, तो एपिकल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से जो ग्रेजिंग एनिमल्स जो ग्रासेस वगैरह को चर जाते हैं वो दोबारा से रीजनरेट कर जाता है, दोबारा से बड़ा हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ओके, अगर इंटर कैलरी मेरिस्टेम को भी खा जाए तो फिर उसे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, यहाँ तक समझे, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बेसिकली पैराग्राफ, द मेरिस्टेम दैट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट। देखो मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड सूट, जहाँ पे कि मैच्योर रीजन है, क्लियर है ना, ऑफ मेनी प्लांट्स particularly those that produces woody axis, मीन्स किसकी बात हो रही है, लार्ज ट्री की बात हो रही है ना, एंड अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम या फिर लेटरल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में तुम्हारे दो आ गए, एक एपिकल एक इंटरकैलरी, और सेकेंडरी मेरिस्टेम में तुम्हारा कौन आ गया, तो लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, तुम्हें मैंने बता दिया है, गर्थ बढ़ाएगा, क्लियर है ना। दे आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होंगे, क्लियर है ना। फैसिकुलर, वैस्कुलर कैम्बियम, इंटर फैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, क्लियर है ना। सो फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, interfascicular cambium and cork cambium, these are examples of lateral meristem। ओके, सो ये सारे तुम्हारे lateral meristem के एग्जाम्पल हैं। इन सभी का स्ट्रक्चर देखेंगे हम, आगे पढ़ेंगे ना, तो ये सारे कैम्बियम वगैरह आ जाएगा फिगर के साथ, तो अभी लोड नहीं लेना, अभी बस नाम याद रखना। तीन नाम यहाँ पे याद करवाया गया है, फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, देन इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, देन कॉर्क कैम्बियम, क्लियर है ना। तो ये चीज़ समझ गए, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स है किसके, तो लेटरल मेरिस्टेम के। और ये कैसे होते हैं, तो सिलेंड्रिकल नेचर के होते हैं, क्लियर है ना, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं, क्लियर है। और ये करता क्या है, तो मैंने तुम्हें पीछे बताया था, ये क्या करता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, क्योंकि देखो सेकेंडरी टिश्यू है ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। और सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, तो प्लांट का गर्थ बढ़ाना, क्लियर है ना। देखो प्राइमरी ग्रोथ क्या था, लेंथ या हाइट बढ़ाना, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, गर्थ मीन्स मोटाई, क्लियर है ना, या ब्रेथ भी बोल सकते हो उसे। ओके, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू। अब ये क्या करेगा, तो सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा, क्लियर है। सेकेंडरी टिश्यू प्लांट की लाइफ में बाद में आने वाले होते हैं। ओके, फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है ना, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, और मैंने तुम्हें पहले ही लाइन में बोला था कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू मतलब डिवीजन करने वाले टिश्यू, दे आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। ओके, सो यहाँ पे देखो फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, दोनों में ही डिवीजन होगा। then the newly formed cell become a structurally and functionally a specialized। देखो समझना, यहाँ पे डिफरेंशिएशन टर्म यूज होगा आगे जाकर, समझना इस बात को कि यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ तुम्हारे प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम में, एंड द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, जो नए सेल्स बने, दे बिकम अ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, यानी स्ट्रक्चर वाइज फंक्शन वाइज चेंज हो गए वो, समझ रहे हो, स्पेशलाइज्ड हो गए हैं वो, किसी स्पेशल काम को करने के लिए वो बन गए हैं, क्लियर है ना। एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, अब डिवीजन नहीं करेगा ये, क्लियर है ना। एंड सच सेल्स आर टर्म्ड एज परमानेंट टिश्यू और मैच्योर सेल्स, परमानेंट सेल्स या मैच्योर सेल बोलेंगे, और ये कंस्टिट्यूट करेगा तुम्हारा परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू देखो कोई नया टिश्यू नहीं है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू से ही बन गया है। प्राइमरी मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी में तुम्हारा एपिकल इंटरकैलरी, सेकेंडरी में तुम्हारा लैटरल, ये सब डिवीजन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर, है ना। जब वो डिवीजन किया नए सेल्स बने, एंड दीज न्यू सेल्स में चेंजेस हुए,
these new cells undergo certain type of changes and they become structurally and functionally specialized. ध्यान से देखना, in both primary as well as secondary meristem, the newly formed cells become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. Division नहीं करेगा, permanent tissue division बिल्कुल नहीं करेगा, याद रख लो, दिमाग में डाल लो. Such cells are termed as permanent और mature cells और इसी को हम बोलेंगे permanent tissue. क्लियर है यहाँ तक? During the formation of primary plant body, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू. तो स्पेसिफिक रीजन जो होते हैं एपिकल मेरिस्टेम के, ये डर्मल टिश्यू बनाते हैं और ग्रॉन टिश्यू और साथ ही साथ वैस्कुलर टिश्यू बनाते हैं. क्लियर है? तो यही सब तुम्हारे क्या हो जाते हैं, तो ये सब तुम्हारे परमानेंट टिश्यू के बेसिकली टाइप्स हो गए हैं. क्लियर है ना? तो ये चीज़ समझे तुम कि डर्मल टिश्यू, ग्रॉन टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू ये सभी तुम्हारे परमानेंट में ही आ रहे हैं. और बन कहाँ से रहे हैं? तो स्पेसिफिक रीजन है एपिकल मेरिस्टेम में, वहीं पे ये सब कुछ बन रहा है. क्लियर है? तो बन नहीं रहा है, एक्चुअली में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है. मैंने एक टर्म यूज़ किया था, डिफ्रेंसिएशन मीन्स चेंज, चेंज हो रहा है उसमें. क्लियर है ना? यहाँ तक समझे? ओके, आगे बढ़े. नाउ वी हैव टू स्टडी द परमानेंट टिश्यू. अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे. तो परमानेंट टिश्यू समझेंगे यहाँ पे. द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर. देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, डू नॉट जनरली डिवाइड. क्लियर है? देखो नॉर्मली तो डिवाइड नहीं करता है परमानेंट टिश्यू, लेकिन कुछ कुछ केसेस में परमानेंट टिश्यू में भी डिवीज़न देखने को मिल जाता है तुम्हें, लेकिन फ़िलहाल इस क्लास में तो नहीं पढ़ना है हमें. क्लियर है? आगे जब पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं, बट यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है. यानी हमें मान के चलना है ये कि परमानेंट टिश्यू डिवीज़न नहीं करेगा. ओके, मेरिस्टेमेटिक तक ही डिवीज़न तुम्हारा मतलब कि एक तरह से लिमिटेड था. ओके, सो परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. यहाँ पे भी देखो दो टाइप के हमारे पास परमानेंट टिश्यू हैं. एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होंगे, तो ऑल सेल्स सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन में. क्लियर है ना? लेकिन अगर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे. क्लियर है? तो परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बांट दिया गया है. परमानेंट टिश्यू को दो भागों में बांट दिया गया है. एक तुम्हारा क्या हो गया, सिंपल परमानेंट, ओके, एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट. तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में बांट दिया गया. सिंपल परमानेंट में फिर आगे हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें आ जाएगा जैसे पैरेन्काइमा, जैसे आ जाएगा कॉलेनकाइमा, जैसे आ जाएगा स्क्लेरेनकाइमा. ओके, और कॉम्प्लेक्स में हमें पढ़ना होता है बेसिकली जाइलम और फ्लोएम. ओके, फिर क्योंकि देखो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है समझना. जैसे पैरेन्काइमा है ना, तो पैरेन्काइमा में मान लो कि 10-20 तरह के 10-20-50-100 सेल है. तो हर सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा. दैट मीन्स हर सेल को हम पैरेन्काइमेटस सेल ही बोलेंगे. क्लियर है ना? लेकिन जाइलम में तुम्हें पता होगा कि जाइलम में अकेला तुम्हारा 4 तरह का अलग अलग एलिमेंट पाया जाता है. जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स. उसी तरह से फ्लोएम में भी तुम्हें 4 देखने को मिल जाता है. फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल. क्लियर है ना? तो इन सब चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे तुम्हें अलग अलग टाइप के टिश्यू देखने को मिलेंगे. लेकिन अगर सिमिलर टाइप के मिले ना तो फिर वो सिंपल टिश्यू होता है. क्लियर है? और सिंपल परमानेंट टिश्यू में तुम्हारे आ जाते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाते हैं जाइलम, फ्लोएम. क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सिंपल टिश्यू को देखते हैं. क्लियर है? तो सिंपल टिश्यू में एग्जैक्टली तुम्हारा 3 आएगा, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. जहाँ पे याद रखने वाली बातें होगी वहाँ याद रखोगे. तो देखना यहाँ पे, अ सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल. सिंपली एक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होगा.
द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अभी अभी मैंने बताया तुम्हें, यहाँ फिगर देखो 6.2, तो यहाँ पे तुम्हें पैरेन्काइमा दिखाया गया, वैसे देखो यहाँ पे पैरेन्काइमा मैंने दिखाया है, देखो कॉलिन्काइमा मैंने यहाँ पे रख दिया है, और स्क्लेरेन्काइमा देखो इधर है। क्लियर है ना, फिगर देख सकते हो तुम सिंपल सा। वैसे फिगर को डिटेल में मैं समझाऊंगा जब उसे पढ़ाऊंगा तो। क्लियर है ना। सो देखना, पैरेन्काइमा समझते हैं सबसे पहले। पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। तो कोई भी ऑर्गन है प्लांट का, उसके जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन बना रहा है, तो पैरेन्काइमा बना रहा है। क्लियर है ना। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक कहने का मतलब क्या है, तो अगर इसका डायमीटर कहीं से भी तुम निकालो ना तो लगभग सेम होगा। क्लियर है ना, यानी एक तरह से ये राउंडेड शेप का होगा। क्लियर है ना, तो ये चीज़ समझे। दे मे बी स्फेरिकल, देखो स्फेरिकल है, ओवल है, राउंडेड है, तो इसीलिए तो आइसोडायमेट्रिक है ना। और साथ साथ पॉलीगोनल भी हो सकता है, और एलोंगेटेड भी हो सकता है कहीं कहीं तुम्हें शेप में। तो शेप कैसा कैसा देखने को मिल सकता है पैरेन्काइमा का, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड। ओके, देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसके वॉल कैसे होंगे, तो थिन वॉल होंगे और साथ साथ सेलुलोज का बना होगा यहाँ पे। क्लियर है ना। दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। तो या तो इसके सेल एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, या फिर थोड़े बहुत इंटरसेलुलर स्पेस होंगे। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस देखो क्या होता है, यहाँ पे याद रखना, इंटरसेलुलर स्पेस इज एक्चुअली स्पेस बिटवीन टू सेल्स। ओके, सो दो सेल के बीच में अगर स्पेस है, सो दैट इज इंटरसेलुलर। देखो दो वर्ड होता है, हमेशा याद रखना, एक होता है तुम्हारा इंटर और एक होता है तुम्हारा इंट्रा। तो जहाँ भी तुम्हें इंटर वर्ड आए ना, सो समझना इन बिटवीन, यानी कि दो के बीच में। ओके, सो इन बिटवीन टू सेल। ओके, लेकिन इंट्रा वर्ड आएगा ना तो इसका मतलब समझोगे विद इन। ओके, जैसे अगर यहाँ वर्ड यूज करते हैं इंट्रा सेलुलर, तो मतलब सेल के अंदर, समझ रहे हो। तो इंटर मतलब इन बिटवीन एंड इंट्रा मीन्स विद इन। तो ये चीज याद रखना तुम। ओके, द पैरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन। यहाँ पे पैरेन्काइमा अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लाइक फोटोसिंथेसिस कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, सिक्रीशन भी कर रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ गए। पैरेन्काइमा में बेसिकली देखो तुम्हारे दो स्पेशल सेल्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो। द फर्स्ट इज कॉल्ड एरेन्काइमा। तो इसमें देखो, इसमें तुम्हारे एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, और ये पाए जाते हैं तुम्हारे एक्वेटिक प्लांट में। याद रखना, एक्वेटिक प्लांट में, और ये एक्वेटिक प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि उसे फ्लोट करने में हेल्प करता है। क्लियर है ना। इसके बाद दूसरा जो होता है, ये बेसिकली पैरेन्काइमा का ही मॉडिफिकेशन है। क्लियर है ना। इसके बाद दूसरा होता है तुम्हारा, दैट इज क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा में तुम्हारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये ही तुम्हारा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। ओके, सो दिस वन पैरेन्काइमा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अदरवाइज जो नॉर्मल पैरेन्काइमा का फंक्शन है ना, वो तुम्हारा स्टोरेज या सिक्रीशन है। क्लियर है यहाँ तक। तो पैरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट बनाएगा किसी भी ऑर्गन का। यहाँ पे आइसोडायमेट्रिक होगा, स्फेरिकल होगा, ओवल होगा, राउंड होगा, पॉलीगोनल होगा या इलोंगेटेड होगा। सेल वॉल पतले होंगे, सेलुलोजिक सेल वॉल होंगे। क्लियर है ना। क्लोजली पैक होंगे दो सेल आपस में, या फिर उसके बीच में थोड़े बहुत स्पेस देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा तुम्हारा पैरेन्काइमा। ओके, और पैरेन्काइमा का ही दो मॉडिफिकेशन है, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा में एयर स्पेस प्रेजेंट होता है जो कि एक्वेटिक प्लांट को बॉयंसी प्रोवाइड करता है, और क्लोरेन्काइमा में तुम्हारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि
फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, यहाँ तक समझ गए। ये तुम्हें इंट्रासेलुलर स्पेस दिख रहा होगा, दो सेल के बीच में देखो ये वाला स्पेस, क्लियर है ना, ये वाला स्पेस। ओके, उसी तरह से ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये देखो ये वाला स्पेस। तो यही सब स्पेसेस की बात की गई है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉलिनकैमा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि कॉलिनकैमा क्या होता है। ओके, देखना आगे। द कॉलिनकैमा अकर्स इन द लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस। ये क्या है, तो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है। एपिडर्मिस इज द एक्सटर्नल लेयर एक्चुअली, जो भी तुम्हारे स्टीम का या फिर रूट का भी एक्सटर्नल लेयर होता है एपिडर्मिस तुम्हारा, क्लियर है ना, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एपिडर्मिस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ये तुम्हारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है, या ये प्रोटेक्टिव टिश्यू में भी आता है, क्लियर है ना। सो एपिडर्मिस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है तुम्हारा कॉलिनकैमा, क्लियर है ना, इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटाइलिडोनस प्लांट। तो यहाँ पे देखो ये इसका पाए जाने का रीज़न है, तो इससे याद रखना कि कॉलिनकैमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटाइलिडोनस प्लांट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज फॉर्म्ड आइदर एज ए होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस। यानी देखो होमोजीनियस लेयर कहने का मतलब क्या हो गया कि एक कंटिन्यू लेयर की तरफ दिखेगा तुम्हें, क्लियर है ना, या फिर छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में तुम्हें दिख सकता है, क्लियर है ना, कि कहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, फिर प्रेजेंट है, इस तरह से। ओके, सो होमोजीनियस एक कंटिन्यू एक कंप्लीट लेयर की तरह मिल सकता है तुम्हें, या फिर पैचेस के फॉर्म में मिल सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकेंड। देखो इसके पहले वाले जो हमारे सेल वॉल थे वो थिन थे, ये कैसे हैं, तो थिकेंड है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना एट द कॉर्नर्स, और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना। ये देखो थिकेंड कॉर्नर तुम्हें दिखाया गया, ये जो कॉर्नर्स है ना, ये देखो यहाँ पे थिकनिंग दिखाया जा रहा है। देखो हर एक कॉर्नर पे तुम देख सकते हो थिकनिंग दिख रहा होगा तुम्हें। कॉर्नर पे क्या है, कहीं ना कहीं कॉर्नर पे लग रहा है ना कि कुछ डिपोजिशन है, कॉर्नर पे कोई सब्सटेंस आगे जमा हो गया है, रेड रेड सा दिख रहा है तुम्हें, एंड दैट इज एक्चुअली पेक्टीन। वो तुम्हारा क्या है, पेक्टीन है। अभी देखो होगा यहाँ पे आगे, समझ नहीं, यहाँ पे ये एक होमोजेनियस लेयर हो सकता है या फिर पैचेज के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। मच थिकेंड है कहाँ पे, तो कॉर्नर पे, क्लियर है ना, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि आइडेंटिफाई करो किसके बारे में बात की जा रही है और 4 स्टेटमेंट दे दिया जाए, क्लियर है ना, उसमें से एक स्टेटमेंट हो कि थिकनिंग है कॉर्नर पे, तो डायरेक्ट तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि कॉलिनकैमा के बारे में बात हो रहा है, क्लियर है ना। ड्यू टू ए डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टीन। यहाँ पे किसका किसका डिपोजिशन है, तो सेलुलोज का डिपोजिशन है, हेमीसेलुलोज का डिपोजिशन है, और साथ ही साथ पेक्टीन का डिपोजिशन है, जिसमें तुम्हारा पेक्टीन जो है इसे हम सीमेंटिंग मटेरियल भी बोलते हैं। ये क्या कर रहा है ना, तो डिफरेंट सेल्स को आपस में एक तरह से चिपकाने का काम कर रहा है, ये सीमेंट का काम करता है, क्लियर है। सो दिस इज ए पेक्टीन एक्चुअली सब्सटेंस। ओके, सो यहाँ पर डिपोजिशन है किसका, सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का, और साथ साथ पेक्टीन का, याद रखना है तुम्हें। देन कॉलिनकाइमेटस सेल में भी ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे तुम्हें क्लोरोप्लास्ट दिख जाएगा प्रायः। ओके, दीज सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब देखो जब क्लोरोप्लास्ट रहेगा इसमें तो फूड तो बनाएगा ही बनाएगा, समझ सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट दिखेंगे। क्वेश्चन है भाई यहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट क्यों है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट क्यों है। देखो असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन दे देगा कि इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट इन कॉलिनकैमा, ओके, एंड रीजन दे देगा कि देर इज थिकनिंग, देर इज अ डिपोजिशन ऑफ पेक्टीन एट द कॉर्नर्स। तो क्या होगा, आंसर विल बी ए ना, क्योंकि देखो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, बिल्कुल सही है। क्यों एब्सेंट होता है भाई, क्योंकि कॉर्नर पे देखो कौन आ गया है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टीन, खास करके पेक्टीन की बात करो, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ गए, इंटरसेलुलर एब्सेंट है इंटरसेलुलर स्पेस, क्यों, क्योंकि कॉर्नर पे थिकनिंग हो गया है, कॉर्नर पे डिपोजिशन हो गया है, किसका, पेक्टीन का, हेमीसेलुलोज का, सेलुलोज का। ओके, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा
टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट जो भी है उसे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे याद रखना तुम एक बात कि जो कॉलेनकाइमा है ये तुम्हारा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू पेक्टिन। एक्चुअली पेक्टिन की वजह से ये तुम्हारा फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे पेक्टिन प्रेजेंट है इसलिए ये फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल मीन्स कि जैसे देखो, जैसे तुम्हारा इस तरह से ये तुम्हारा पेटियोल है और यहाँ से ये इस तरह से एक लीफ आया। क्लियर है ना? तो देखते होगे ये लीफ हवा में डोलता रहता है लेकिन टूटता नहीं है, क्योंकि ये वाला जो रीज़न है ना, बेसिकली ये वाला रीज़न यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट है कॉलेनकाइमा। क्लियर है ना? और इसीलिए इसे टूटने नहीं देता। उसी तरह से फ्रूट भी लटका हुआ है एक बेसिकली स्ट्रक्चर से। क्लियर है ना? सो वहाँ पे भी तुम्हारा कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है। ओके, ब्रांचेस वगैरह में कॉलेनकाइमा प्रेजेंट है। क्लियर है? सो यहाँ पे ये चीज़ समझ गए। ग्रोइंग पार्ट ये सपोर्ट करेगा ग्रोइंग पार्ट को, सच एज यंग स्टीम एंड पेटियोल ऑफ लीफ। देखो यही था ना तुम्हारा पेटियोल, यही तो था तुम्हारा पेटियोल, तो इसे सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है ना? तो ये चीज़ समझे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे मैं जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो, होमोजीनियस लेयर या फिर पैचेज के फॉर्म में मिलेंगे। मच थिक एंड होगा कहाँ पे? तो कॉर्नर पे। किसका डिपोजिशन है? तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का। क्लियर है ना? ओवल होंगे, स्फेरिकल होंगे, पॉलीगोनल होंगे। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कंटेन होगा और जब क्लोरोप्लास्ट कंटेन होगा तो ये फूड बनाएगा। क्लियर है ना? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? किससे? तो यंग स्टीम को और पेटियोल को, या फिर फ्रूट भी जहाँ से अटैच्ड होते हैं। साथ साथ ये फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर है? तो इतने पॉइंट्स याद रखोगे। ओके, आगे बढ़ें। देन वी हैव टू स्टडी द स्क्लेरेनकाइमा। ओके, द थर्ड वन permanent simple permanent tissue, that is sclerenchyma. We have to study sclerenchyma consists of long narrow cells। यहाँ पे देखो long cells, narrow cells होंगे with thick and lignified cells walls having a few or numerous pits। important point है। क्या important point है समझना। important point ये है कि ये कैसे हैं? तो lignified है। अब लिग्निफाइड कहने का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे एक सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड लिग्निन। लिग्निन का हो गया है डिपोजिशन सेल वॉल में। क्लियर है ना? देखो हमने पढ़ा पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा में क्या था? सेलुलोज था मेनली। वहाँ पे वैसे हेमीसेलुलोज भी होते हैं। क्लियर है ना? थोड़े बहुत। देन तुमने कॉलेनकाइमा पढ़ा जहाँ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन आ गया था एक एक्स्ट्रा। क्लियर है? याद करो। और तुम अब स्क्लेरेनकाइमा पढ़ रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारे सेलुलोज के साथ साथ एक लिग्निन प्रेजेंट होगा एक्स्ट्रा। क्लियर है ना? क्योंकि देखो प्लांट सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं कि किससे बना होता है तो सीधा सा आंसर करते हो ना तुम, सेलुलोज। तो सेलुलोज तो हर जगह है लेकिन उसके अलावा यहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट है। स्क्लेरेनकाइमा में क्या प्रेजेंट है? तो लिग्निन प्रेजेंट है। क्लियर है ना? और लिग्निन एक बेसिकली वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस है। समझना इस बात को। ये क्या है? तो एक वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस है। अब ये मैं क्यों बतला रहा हूँ समझना, मैं क्यों बोल रहा हूँ वो समझना। अगला लाइन पढ़ो, दे आर यूजुअली डेड। देखो यहाँ पे समझे, एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। मैं बस इसीलिए बतला रहा था। ये लिग्निन एक वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस है। देखो हुआ क्या समझना, जैसे ये देखो एक सेल वॉल है। क्लियर है ना? इसके अंदर का सारा कंपोनेंट है सेल का, ये सेल वॉल है बस। ओके, अब इस सेल वॉल में क्या हुआ? इस सेल वॉल में एक अलग से डिपोजिशन आ गया। और किसका डिपोजिशन आ गया? तो लिग्निन का आ गया। ये डिपोजिशन किसका है? तो लिग्निन का है। क्लियर है ना? यानी ये सेल वॉल में ही बेसिकली है, ये एक्स्ट्रा कुछ लेयर नहीं है। ये सेल वॉल में एक डिपोजिशन आ गया है लिग्निन का। क्लियर है ना? सेल वॉल बन चुका है लिग्निन का। ओके, अब यहाँ से देखो प्रॉब्लम क्या हुआ। जब जैसे ही लिग्निन का बना तो जो पानी अंदर जा रहा था या बाहर निकल रहा था, क्लियर है ना, तो ये तो ट्रांसपोर्ट रुक गया ना, ये ट्रांसपोर्ट को ही रोक दिया इसने। तो जैसे ही ट्रांसपोर्ट रुका तो कोई भी सेल, देखो कोई भी सेल लिविंग कब तक है? जब तक उसके अंदर के रिएक्शंस चल रहे हैं। और यहाँ पे देखो कोई भी रिएक्शन चलने के लिए रिएक्टेंट चाहिए, और पानी एक बहुत ही क्रूशियल तुम्हारा कंपोनेंट बेसिकली एलिमेंट होता है
किसी भी रिएक्शन के लिए, क्लियर है ना, क्योंकि वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है, ओके, जिसके बिना तुम्हारा रिएक्शन अधूरा हो रहेगा, यानी सही तरीके से होगा भी नहीं, ओके। सो यहाँ पे वाटर समझ रहे हो अंदर जा ही नहीं रहा, क्योंकि लिग्निन आ गया ना, वहाँ पे एक वाटर प्रूफिंग लेयर आ गया है। तो जब वाटर नहीं जा रहा है अंदर, तो ये सेल मर जाएंगे ना, और ये सेल हो जाएंगे डेड। लेकिन इसके पहले की बात करो, इसके पहले की बात करो, तो हमारा आया था पैरेन्काइमा, याद करो। और पैरेन्काइमा में क्या आया था, तो सिंपली सेलुलोज का सेल वॉल था। और सेलुलोज का सेल वॉल जो होता है वो तो तुम्हारा क्या होता है, परमिएबल होता है, तो वो तो पानी को आराम से अंदर बाहर जाने दे रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं था। पैरेन्काइमा क्या था, तो पैरेन्काइमा लिविंग था, क्लियर है ना। इसके बाद बात करो कॉलेनकाइमा की, क्लियर है। तो देखो कॉलेनकाइमा में तुम्हारा पेक्टिन आया था, वो भी एक तरह से वाटर प्रूफिंग का काम कर रहा था, सीमेंटिंग मटेरियल उसे मैंने बोला था ना, तो सीमेंट की तरह काम कर रहा था। लेकिन वो तो सिर्फ कॉर्नर पे कर रहा था ना, साइड में तो अभी भी ट्रांसपोर्ट चल रहा था ना, तो इसीलिए कॉलेनकाइमा भी क्या था, लिविंग था। लेकिन जैसे ही आया स्क्लेरेनकाइमा, जैसे ही आया स्क्लेरेनकाइमा, ओके, तो ये स्क्लेरेनकाइमा क्या हो गया, डेड हो गया। किसकी वजह से, तो लिग्निन की वजह से। समझ में आया, बस इसीलिए बता रहा था। देयर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, और यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होगा, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में भी आइदर फाइबर्स और स्क्लेरिड्स, ये फाइबर भी हो सकते हैं या स्क्लेरिड्स हो सकते हैं। अब फाइबर और स्क्लेरिड्स को समझते हैं यहाँ पे। तो जो फाइबर्स होंगे वो थिक वॉल्ड होंगे, थिक वॉल, देखो अब थिकनिंग तो हो ही रहा है ना, थिकनिंग तो कॉलेनकाइमा से ही शुरू हो गया था बेसिकली, है ना। तो कॉलेनकाइमा में भी थिकनिंग था, लेकिन वहाँ सिर्फ कॉर्नर में था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे तुम्हें ओवरऑल थिकनिंग मिलेगा, यूनिफॉर्म थिकनिंग मिलेगा, क्लियर है ना। यूनिफॉर्म थिक वॉल, यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो यूनिफॉर्म थिक वॉल्ड, क्लियर है ना। लेकिन तुम वही अगर बात करते हो कॉलेनकाइमा की, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म थिक वॉल नहीं था, वहाँ पे थिकनिंग सिर्फ कॉर्नर पे था। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म थिक वॉल्ड एलोंगेटेड होगा एंड पॉइंटेड सेल्स, देख रहे हो दोनों तरफ पॉइंटेड तुम्हें दिखेगा, क्लियर है ना। सो दिस वन इज द पॉइंटेड सेल्स, ओके। तो ये चीज़ समझे। जनरली अकरिंग इन ग्रुप्स, और ये ग्रुप में प्रेजेंट होगा इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके। सो ये हो गई किसकी बात, तो फाइबर्स की, क्लियर है। आगे बात करते हैं अगर स्क्लेरिड्स की, तो दे आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल। यहाँ देखो तुम्हें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्क्लेरिड्स का, हाईली थिकेंड, ये भी देखो, ये देखो थिकनिंग दिख रहा है, ये रेड कलर से, यही तो है थिकनिंग। और ये जो भी रेड कलर से दिखाया जा रहा है ना तुम्हें थिकनिंग, यही समझो लिग्निन प्रेजेंट है, क्लियर है ना। सो दिस वन इज द थिक सेल वॉल, ओके। तो यहाँ पे तुम्हें लिग्निन देखने को मिलता है, ओके। डेड सेल्स विथ वेरी नैरो कैविटीज, इसके अंदर एक बहुत ही पतले पतले कैविटीज होंगे, ल्यूमेन होंगे। ये बेसिकली ये ल्यूमेन है तुम्हारा, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है, क्लियर है ना। दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स like guava, pear and sapota, seed coat of legumes and leaf of tea. Sclerenchyma provides mechanical support to the organs. देखो एक चीज समझना, परमानेंट टिश्यू चाहे कोई भी हो, चाहे पैरेन्काइमा हो, चाहे कॉलेनकाइमा हो, चाहे स्क्लेरेन्काइमा हो, सभी का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन जो पैरेन्काइमा होगा वो सबसे कम सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो कॉलेनकाइमा होगा वो उससे ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और जो स्क्लेरेन्काइमा होगा वो उससे भी ज़्यादा। क्यों, क्योंकि देखो पैरेन्काइमा तुम्हारा नॉर्मल था, नॉर्मल थिकनिंग, कॉलेनकाइमा में हो तो थिकनिंग हो गई थी कॉर्नर पे, यानी पेक्टिन का, और स्क्लेरेन्काइमा में हो तो वहाँ तो और लिग्निन आ गया था, वो भी यूनिफॉर्म थिकनिंग हो गई थी, क्लियर है ना। तो वो तो सबसे ज़्यादा तुम्हें एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ना, जहाँ भी प्रेजेंट है जिस भी पार्ट्स में, ओके। सो दैट इज़ द केस हेयर, ओके। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ओके। और यहाँ पे तुम्हें अलग अलग पिट्स देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे बेसिकली, क्लियर है ना, आगे हम पढ़ेंगे अभी, ओके। तो ये बेसिकली आगे हम देखेंगे। वैसे यहीं पे तुम देख लो, जैसे ल्यूमेन है ना, ल्यूमेन से यहाँ से देखो एक नेटवर्क लाइक कनेक्शन है, क्लियर है ना। और वही छोटे छोटे बेसिकली तुम्हें नेटवर्क्स दिख रहे होंगे, एंड दीज आर द पिट्स एक्चुअली, क्लियर है। बस सिंपल सा यही है।
और यहाँ पे ये तुम्हें ल्यूमेन दिख रहा है, बीच वाला ये जो पोर्शन है बेसिकली, क्लियर है ना। और ये तुम्हारा थिक सेल वॉल दिख रहा है, ये ओके, ये जो थिकनिंग दिखाया जा रहा है, ओके। सो दिस वन इज द थिकनिंग हेयर, ओके। सो ये यहाँ पे तुम्हारा लिग्निन प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पे दो चीज़ समझे, फाइबर और साथ साथ स्क्लेरिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं तुम्हारे स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर है ना। यहाँ पे दोनों का याद रखना कि किसका कैविटी कैसा है, ओके। फिर से एक बार चाहो तो यहाँ पे देख लो जल्दी से, ओके। तो यहाँ पे फाइबर या स्क्लेरिड्स हो सकते हैं। फाइबर थिक वॉल्ड होगा, इलोंगेटेड होगा, पॉइंटेड होगा। यहाँ देखो थिक वॉल तो दोनों ही है, ये इलोंगेटेड सेल है, पॉइंटेड सेल है, क्लियर है ना। और ये ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, क्लियर है, और अलग अलग पार्ट्स में। देना स्क्लेरिड्स की बात करते हैं तो स्फेरिकल होगा, ओवल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, गोलाकार ही होगा बेसिकली। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिकनिंग होगा। डेड सेल्स तो वैसे फाइबर में भी हैं क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा है, क्लियर है ना। यहाँ पे नैरो कैविटी है, क्लियर है ना, ओके। लेकिन वही अगर बात करते हैं तुम फाइबर की, तो वहाँ कैविटी नैरो नहीं था, क्लियर है ना, वहाँ ब्रॉड कैविटी था। दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, pear and sapota, seed coat of legume and leaves of tea, ओके। इन सब जगहों पे प्रेजेंट है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जैसे पियर खाए होगे, नाशपाती, क्लियर है ना, और साथ साथ तुमने गुआवा भी खाया होगा, क्लियर है ना। इन दोनों को अगर खाया होगा तो इन दोनों को खाने में ना एक ग्रिटीनेस फील होता है, ऐसा लगेगा ना जैसे कि दानेदार कुछ खा रहे हो, क्लियर है ना। जैसे सैंड होता है ना, सैंड के पार्टिकल्स, वैसे ही तुम्हें ग्रिटीनेस फील होगा। दिस ग्रिटीनेस इज एक्चुअली ड्यू टू स्क्लेरिड्स। ये ग्रिटीनेस किसकी वजह से होता है, तो स्क्लेरिड्स की वजह से होता है, ये तुम याद रखोगे, ओके। सो जो भी ग्रिटी वाले फ्रूट्स होते हैं वो तुम्हें वो उसमें क्या पाए जाते हैं, तो स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। और फाइबर तो तुमने देखा ही होगा, जैसे कि तुमने कोकोनट के ऊपर देखा होगा बेसिकली फाइबर स्ट्रक्चर, ओके। और साथ साथ तुमने जैसे मैंगो के सीड के ऊपर देखा होगा फाइब्रस स्ट्रक्चर। सो दीज आर एक्चुअली स्क्लेरेन्काइमा, और स्क्लेरेन्काइमा का फाइबर है वो, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ सकते हैं, चलो अब इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे हमें पढ़ना है क्या, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ना है, ओके। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखो बेसिकली सबसे पहले तो ये समझो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने होंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एक्चुअली, क्लियर है ना। जैसे देखो तुमने सिंपल टिश्यू जब पढ़ा तो सिंपल टिश्यू में तुम्हें सिमिलर सेल्स मिलते हैं, क्लियर है ना। यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे एक ही ग्रुप में, ओके। सो द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। तो देखो टिश्यू है तो एज ए यूनिट ही काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही फंक्शन को परफॉर्म करना है। सो दैट्स वाई एज ए यूनिट काम करेगा, लेकिन यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होगा, देखने को मिलेगा। तो जाइलम एंड फ्लोएम दो इसके एग्जाम्पल हैं बेसिकली, जो कि कंस्टिट्यूट करता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट में, ओके। फिगर यहाँ पे चलो दिखा देता हूँ जल्दी से। ये देखो तुम्हारा जाइलम का फिगर है, जिसके दो एलिमेंट्स का नाम दिया गया है, ट्रैकिड और वेसल। बाकी दो नहीं दिए गए हैं, दो तुम्हारे होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है ना। उसी तरह से ये तुम्हारा फ्लोएम है, क्लियर है। इसमें तुम्हें देखो सीप ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, और एक फ्लोएम फाइबर भी होता है, जो कि यहाँ पे तुम्हें दिया नहीं है फिलहाल, ओके। तो यहाँ पे देखो फ्लोएम फाइबर, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारे चार चार एलिमेंट्स वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और हर किसी का अपना अपना फंक्शन होता है। तो एक एक करके इसी को हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम किसे देखने जा रहे हैं, सबसे पहले देखने जा रहे हैं जाइलम को, ओके। तो जाइलम का अगर फंक्शन पूछा जाए तो सीधा सा फंक्शन क्या होगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बेसिकली। तो ये कंडक्टिंग टिश्यू हो जाएंगे वाटर एंड मिनरल्स के लिए। कहाँ से कहाँ, तो रूट से ही एब्जॉर्ब करेगा ना वाटर मिनरल को, और यहाँ से स्टीम और साथ साथ लीफ, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक बोल दो। तो रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक जो वाटर मिनरल को ले जाने वाला है वो कौन है, तो जाइलम है। अब जाइलम में भी समझो अलग अलग एलिमेंट्स है ना, तो कौन लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, इन सब चीजों को समझेंगे, ओके। और एक चीज याद रखना कि जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर मिनरल का, वो पैसिव होता है,
दैट मीन्स वहाँ किसी तरह के एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। क्लियर है ना? जैसा कि तुमने 10th में एसेंट ऑफ सैप पढ़ा होगा, ट्रांसपिरेशन पूल पढ़ा होगा, तो उन सब की वजह से वाटर सिंपली सक्ड आउट, ओके, वो ऊपर की ओर खींचा जाता है सक्शन की वजह से। ओके, सो दैट इज द केस हियर। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट याद रख लो, दिमाग में पहले ही इसे घुसेड़ दो। क्लियर है ना? कि जहां भी तुम्हारा परमानेंट इशू होगा, जहां भी तुम्हारा परमानेंट इशू होगा, वहां पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा ही होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि कम है कि ज्यादा है। तो जहां डेड टिश्यू होंगे वहां मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। याद रखना इस बात को। जहां भी तुम्हें डेड टिश्यू मिलेंगे वहां एक तो तुम्हें लिग्निन देखने को मिल सकता है। क्लियर है ना? और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का जो काम है, ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा। क्लियर है ना? सबसे ज्यादा डेड टिश्यू ही बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट। कौन कौन से हैं? ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर है एंड जाइलम पैरेन्काइमा है। अब इसमें से समझो, इसमें से क्या है समझना मेरी बात को। इसमें से जो तुम्हारा जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ये तुम्हारा क्या है? तो लिविंग है। ओके, एंड बाकी जो रेस्ट बच गया ना, ये जाइलम है बेसिकली। रेस्ट आर क्या? तो डेड। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ जाइलम। जाइलम में सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, जिसका कि मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, और साथ ही साथ कुछ अलग सब्सटेंस लाइक टैनिन्स वगैरह को स्टोर करता है। आगे हम पढ़ लेंगे अभी। ओके, लेकिन इसके अलावा जो 3 कंपोनेंट्स बच गए हैं, दैट इज जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये सारे सारे क्या हैं? तो डेड है। याद रहेगा? ओके, अब आगे देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जिम्नोस्पर्म जो है, इट लैक्स वेसल्स इन देयर जाइलम। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होंगे, इसे दिमाग में घुसा लो। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं आगे थोड़ी देर में बताऊंगा तुम्हें। क्लियर है ना? लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होंगे। तो अगर मान लो तुम्हें एक प्लांट का स्ट्रक्चर दिखाया गया जिसमें तुम्हें वेसल्स दिख रहे हैं जाइलम में, तो वो स्ट्रक्चर तुम ही बताओ, जिम्नोस्पर्म का होगा या एंजियोस्पर्म का होगा? ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म का होगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तो वेसल्स होते ही नहीं है। क्लियर है ना? ओके, सो इसीलिए यहाँ पे एंजियोस्पर्म हो जाएगा। एंड तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी भी आगे जाके बोलता है that presence of vessels is a characteristic feature of angiosperm, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स है ही नहीं। सो इसीलिए वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका है? तो एंजियोस्पर्म का। ओके, आगे बात करते हैं ट्रैकिड्स की। सो ट्रैकिड्स आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स। ये इलोंगेटेड होंगे, ट्यूब लाइक होंगे। इलोंगेटेड समझ रहे हो, लंबे लंबे से, ट्यूब लाइक होंगे। बेहतर थिक एंड लिग्निफाइड। देखो यहाँ लिग्निन आ गया ना, डेड होगा। क्लियर है? लिग्निफाइड वॉल्स एंड टैपरिंग इन। एंड पॉइंट क्या होगा? तो पॉइंटेड होगा, टैपरिंग होगा। क्लियर है? दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म समझते हो? प्रोटोप्लाज्म नहीं समझते हो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। सो दिस इज द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे एब्सेंट होगा। क्लियर है ना? द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। और अंदर के जो लेयर होंगे उनमें थिकनिंग होगी ट्रैकिड्स में। क्लियर है ना? जो कि अलग अलग फॉर्म में वेरी करेगा। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है? एंजियोस्पर्म की। फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, मतलब किसकी हो रही है? एंजियोस्पर्म की। और वैसे भी देखो हमारा जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम ही है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, या इससे पहले हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हम फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म पे ही बेसिकली फोकस करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो मोस्टली पॉइंट्स आएंगे ना वो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड आएंगे। क्लियर है? सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो ट्रैकिड्स होंगे एंड वेसल्स होंगे आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। इसको मैं अभी हाईलाइट किए देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्लियर है ना? तो एंजियोस्पर्म में जो तुम्हारा मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है वो ट्रैकिड है और साथ ही साथ वेसल है। क्लियर है ना?
लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म की बात की जाए, अगर जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो वहां ट्रैकिड बोलोगे ना, क्योंकि वहां वेसल्स तो है ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं वेसल्स का। तो वेसल इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, अलग अलग सेल्स होंगे जिसे कि हम वेसल मेंबर्स बोलेंगे। इच विथ लिग्निफाइड वॉल, देखो यहाँ पे डेड है तो लिग्निन होगा, एंड ए लार्ज सेंट्रल कैविटी, यहाँ पे एक बड़ा सा सेंट्रल कैविटी होगा। क्लियर है? तो तभी तो वो ट्यूब की तरह फॉर्म करेगा ना बेसिकली। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वेसल सेल्स आर आल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यहाँ भी डेड है इसलिए प्रोटोप्लाज्म यहाँ भी एब्सेंट होगा। डिवाइड मींस एब्सेंट। ओके, डिवाइड मींस एब्सेंस। ओके, तो यहाँ पे भी प्रोटोप्लाज्म तुम्हारा क्या है तो एब्सेंट है। आगे बढ़े। नाउ वेसल्स मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन। अब देखो यहाँ पे जो वेसल मेंबर होंगे अलग अलग, जो कि क्या होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। जैसे मान लो ये इनका वॉल, फर्स्ट सेल का वॉल है, ये दूसरे सेल का, तीसरे सेल का, तो बीच बीच में यहाँ इस तरह से परफोरेशन दिखेंगे तुम्हें। क्लियर है ना? जैसे देखो यहाँ पे तुम्हें ये सारे दिख रहे हैं ना परफोरेशन, तो ये सारे बेसिकली परफोरेशन ही दिखाए गए हैं कॉमन वॉल के। क्लियर है? तो इससे क्या होंगे डिफरेंट मेंबर्स जो होंगे ना इस बेसिकली वेसल्स के, वेसल मेंबर जिसको बोलेंगे, वो एक दूसरे से क्या होंगे तो इंटरकनेक्टेड होंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, वेसल्स में तुम्हें परफोरेशन दिख रहा है ना, वेसल्स में तुम्हें परफोरेशन दिख रहा है, लेकिन ट्रैकिड में तुम्हें परफोरेशन नहीं दिखेगा। नो परफोरेशन। क्लियर है? यहाँ पे परफोरेशन नहीं दिखेगा। अब देखो यहाँ पे ये मत बोलना कि सर ये तो परफोरेशन है, नहीं नहीं नहीं, ये एक चैनल है बेसिकली, ये एक चैनल की तरह फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? तो ये कोई परफोरेशन नहीं है। क्लियर है ना? यहाँ पे देखो तुम्हें क्लियरली दिखाया भी गया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, जल्दी से हाईलाइट कर लोगे। क्लियर है? द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकन्ड वॉल, यहाँ पे अगर फाइबर की बात करते हैं तो थिकनिंग है, क्योंकि ये भी तो तुम्हारा लिग्निन ही होगा ना यहाँ पे, तो ये हाईली थिकन्ड वॉल है। एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है रिड्यूस्ड, ऑब्लिटरेटेड का मतलब क्या होता है रिड्यूस्ड। ये ग्रीन तुम्हें दिख नहीं रहा होगा सही से, कोई नहीं, चलो। तो यहाँ पे ये क्या है तो रिड्यूस्ड है। क्लियर है ना? तो ल्यूमेन कैसा है, बीच में जो ल्यूमेन है प्रेजेंट है जाइलम फाइबर के, वो कैसे हैं तो रिड्यूस्ड है। दे मे आइदर बी सेप्टेट और एसेप्टेट। देखो सेप्टेट एसेप्टेट का कंडीशन क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये तुम्हारा एक फाइबर है। क्लियर है? तो इसमें जो डिफरेंट सेल्स हैं वो इस तरह से इसके सेल वॉल्स है ना, मतलब सेपरेटेड है। ये देखो अलग अलग सेल्स। क्लियर है? लेकिन एक में ये सेपरेशन नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा एसेप्टेट होगा, और जहाँ सेपरेशन देखने को मिल रहा है दैट इज सेप्टेट कंडीशन। तो यहाँ पे सेप्टेट मिल सकते हैं तुम्हें या फिर एसेप्टेट मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और इनके सेल वॉल बने होते हैं सेलुलोज के। ये तो तुम्हें पहले से भी पता है, पैरेन्काइमा ही तो पढ़ रहे हो बेसिकली, जाइलम पैरेन्काइमा हो या फ्लोएम पैरेन्काइमा हो, पढ़ते रहो पैरेन्काइमा ही ना। ओके, सो दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, ये याद कर लेना है तुम्हें, फूड मटेरियल स्टोर करता है स्टार्च और फैट के फॉर्म में, और दूसरे सब्सटेंस भी जैसे कि टैनिन्स। ये किसकी बात हो रही है, जाइलम पैरेन्काइमा की। यही फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा तो वहां अलग अलग सब्सटेंस स्टोर करेगा, जैसे कि रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, अलग अलग सब्सटेंस को वो स्टोर करेगा। आगे हम पढ़ लेंगे। क्लियर है? द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर जो हो रहा है टेक्स प्लेस बाई रे पैरेन्काइमेटस सेल। रे पैरेन्काइमेटस सेल बेसिकली एक पैरेन्काइमेटस सेल का ही एक बेसिकली टाइप है, जो कि हमें पढ़ना नहीं है बिल्कुल, लेकिन हाँ याद जरूर रखोगे कि रेडियल कंडक्शन कहाँ से हो रहा है तो रे पैरेन्काइमेटस सेल से हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे समझ गया कि रेडियल कंडक्शन बेसिकली कहाँ से हो रहा है तो रे पैरेन्काइमेटस सेल से हो रहा है, और यहाँ पे रेडियल कंडक्शन का मतलब एक तरह से हो गया साइड वाइज कंडक्शन। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो रेडियल कंडक्शन करने का मतलब क्या हो गया, तो रेडियल कंडक्शन कहने का मतलब हो गया साइड वाइज कंडक्शन।
ओके। सो एक तो तुम्हारा सीधा वर्टिकल हो गया और एक साइड वाइज कंडक्शन हो गया। तो साइड वाइज कंडक्शन कौन परफॉर्म करता है तुम्हारा? तो रे पैरेन्काइमेटस सेल परफॉर्म करता है। ओके, आगे बढ़े आप। इसके आगे देखोगे प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप। अब यहाँ पे देखो प्राइमरी जाइलम और दूसरा होता है तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम। तो सबसे पहले इस चीज को समझो। प्राइमरी जाइलम वो वैसा जाइलम होगा जो पहले बनेगा, यानी कि अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट लाइफ में जो पहला जाइलम बनेगा ना, दैट विल बी प्राइमरी जाइलम। क्लियर है ना? और ये प्राइमरी जाइलम भी दो तरह का होगा। द फर्स्ट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड मेटाजाइलम। इस प्रोटोजाइलम में भी समझो जो तुम्हें पहले बना, क्लियर है ना, वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में बना वो मेटाजाइलम। क्लियर है ना? तो देखना यहाँ पे द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, जो वैसा प्राइमरी जाइलम जो सबसे पहले बना, क्लियर है ना, वैसे एलिमेंट को प्राइमरी जाइलम के एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? प्रोटोजाइलम बोलेंगे। क्लियर है ना? एंड लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। ये चीज समझे? अब देखो यहाँ पे जो बेसिकली अरेंजमेंट है वो इंडार्च और एक्सार्च दो चीज दिया गया है। तो सबसे पहले इसे समझो, इंडार्च एक्सार्च होता क्या है। तो देखो हमें ध्यान देना है किस पे? प्रोटोजाइलम पे। हमें ध्यान देना है प्रोटोजाइलम पे। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर में प्रेजेंट हो, क्लियर है ना, तो जब प्रोटोजाइलम सेंटर में प्रेजेंट है तो मेटाजाइलम कहाँ हो जाएगा? तो मेटाजाइलम हो जाएगा पेरीफेरी पे। मेटाजाइलम कहाँ हो जाएगा? पेरीफेरी पे हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे इंडार्च। क्लियर है ना? इंडार्च मीन्स अंदर। देखो इंडार्च मीन्स अंदर, और अंदर कौन है? तो प्रोटोजाइलम। ध्यान देना है प्रोटोजाइलम पे। क्लियर है ना? क्योंकि प्रोटोजाइलम पहले आ रहा है। क्लियर है? तो पहले अंदर आएगा, देन मेटाजाइलम बाद में बाहर आएगा। क्लियर है ना? पेरीफेरी पे आएगा। क्लियर है? तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम इंडार्च बोलेंगे। और ये देखने को कहाँ मिलता है? तो स्टीम में देखने को मिल जाता है। क्लियर है? दूसरा चीज समझो, अगर प्रोटोजाइलम अगर प्रोटोजाइलम यानी जो पहले बना है वो पेरीफेरी पे बनेगा, ये कहाँ बनेगा? तो पेरीफेरी पे। तो जब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे हो गया तो मेटाजाइलम कहाँ दिखने को मिलेगा तुम्हें? तो मेटाजाइलम तुम्हें सेंटर में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? और जब ऐसा अरेंजमेंट हो तो इसे हम बोलेंगे एक्सार्च। और एक्सार्च तुम्हें कहाँ देखने को मिल जाता है? तो रूट में देखने को मिल जाता है। क्लियर है ना? अब इसे याद कैसे करोगे? क्योंकि भूल भी तो सकते हो ना, स्टीम रूट में तुम कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें। तो देखो कैसे याद करना है, बिल्कुल ही सिंपल सा ट्रिक है। देखो क्या याद करना है, तो इंडार्च में देखो इंड आ रहा है ना, इंड। और यहाँ देखो स्टीम के पहला लेटर एस है, तो अगर इसे हम इसके आगे लगा देते हैं तो ये नहीं हो जाएगा सेंड? और ये कोई मीनिंग दे रहा है हमें, नहीं, सेंड मीन्स भेजना होता है। क्लियर है ना? तो एक याद हो जाएगा तो दूसरा तो तुम्हें ऐसे भी याद हो जाएगा। क्लियर है ना? तो रूट का एक्सार्च हो जाएगा, तो रेक्स याद कर सकते हो इसे। क्लियर है ना? तो सेंड और इसे रेक्स याद कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से तुम्हें देखने को मिल जाएगा इंडार्च स्ट्रक्चर मिल जाएगा तुम्हें कहाँ? स्टीम में। और एक्सार्च मिल जाएगा रूट में। अब देखो पढ़ते हैं। इन स्टीम्स द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। प्रोटोजाइलम कहाँ है? सेंटर में, पिथ में है। एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड इंडार्च। तो ये इंडार्च हो गया। लेकिन रूट की बात करते हैं, ये देखो स्टीम में था, स्टीम में तुम्हारा इंडार्च है। रूट की बात करते हैं तो प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरीफेरी। प्रोटोजाइलम देखो पेरीफेरी में, और मेटाजाइलम तुम्हारा कहाँ है? तो सेंटर में है। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? एक्सार्च बोलेंगे। तो स्टीम में इंडार्च, सेंड, और रूट में एक्सार्च, रेक्स। क्लियर है ना? तो इस तरह से याद कर लेना। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो ये इंडार्च एक्सार्च समझ में आया। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्लोएम एक्चुअली। तो अब देखेंगे हम फ्लोएम। फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो फ्लोएम का मेन फंक्शन हो जाएगा तुम्हारा फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख रखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अदर पार्ट्स में कौन से? जो लिविंग पार्ट्स होंगे, क्योंकि जो लिविंग पार्ट्स होंगे उन्हें ही ना न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, और न्यूट्रिएंट क्या ही यूज करके बेसिकली वो क्या बनाएगा? तो अपना खाना वाना बना लेगा। क्लियर है ना? यहाँ तक देखना आगे। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना, तो फ्लोएम भी जो एंजियोस्पर्म है यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे लाइक
सीप ट्यूब एलिमेंट, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और साथ साथ फ्लोएम फाइबर, ये चारों एलिमेंट्स यहाँ पे बाकायदे प्रेजेंट है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, देखो क्या याद रखना है वो समझो। याद क्या रखना है तुम्हें कि इसमें से तुम्हें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है जो डेड है, और वो कौन है? तो फ्लोएम फाइबर। वो क्या है? तो फ्लोएम फाइबर है जो कि डेड है। बाकी जो रेस्ट है ये क्या है? तो लिविंग है यहाँ पे। क्लियर है ना? देखो याद करो, जाइलम में उल्टा था, जाइलम में एक लिविंग था बाकी डेड था, यहाँ एक डेड है बाकी लिविंग है, मतलब फ्लोएम कहीं ना कहीं ज़्यादा करके लिविंग सेल से बने हुए हैं। क्लियर है ना? तो ये चीज़ समझे। अब यहाँ पे देखो अगला लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में। जिम्नोस्पर्म की अगर बात करते हैं तो यहाँ एल्बुमिनस सेल्स होंगे एंड सीप सेल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे। तो कौन किसके जगह पे होगा? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। देखो जिम्नोस्पर्म में ना मैं ओवरऑल ही लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये तुम भी कहीं लिख लोगे। क्लियर है ना? तो जिम्नोस्पर्म में देखो अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम में तुम्हारा क्या है? तो वेसल्स एब्सेंट है। क्लियर है ना? बाकी तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट है तुम्हारे। मेन कंडक्टिंग एलिमेंट ट्रैकिड हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि वेसल्स हैं ही नहीं। और अगर फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में समझना क्या केस है। फ्लोएम में तुम्हारा जहाँ कंपेनियन सेल होना चाहिए, जहाँ तुम्हारा कंपेनियन सेल होना चाहिए वहाँ पे तुम्हारा क्या है? तो कंपेनियन सेल ना होके यहाँ पे तुम्हें एल्बुमिनस सेल देखने को मिल रहा है, एल्बुमिनस सेल। और जहाँ पे तुम्हें सीप ट्यूब होना चाहिए वहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है सीव सेल्स एक्चुअली। क्लियर है ना? यहाँ पे सीप का स्पेलिंग सही कर लोगे, SIE, है ना? ओके, सीप ट्यूब के जगह पे सीप सेल्स हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे ये दोनों तुम्हारे प्रेजेंट नहीं है, कंपेनियन सेल सीप ट्यूब। क्लियर है ना? ये दोनों तुम्हारे क्या है? तो एब्सेंट है। क्लियर है? या यूँ कहो कि इसे रिप्लेस कर लिया गया है एल्बुमिनस सेल और सीप सेल्स के द्वारा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो दिस वाज अबाउट जिम्नोस्पर्म, जो कि स्पेशल है, याद रखना है तुम्हें। ओके, सीप ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सीप ट्यूब ने कंपेनियन सेल के साथ दोस्ती कर लिया। सीप ट्यूब ने कंपेनियन सेल के साथ दोस्ती कर लिया। क्यों कर लिया भाई? क्योंकि सीप ट्यूब में तुम्हें न्यूक्लियस एब्सेंट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे समझना, एक लाइन है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एनसीईआरटी का। अ मैच्योर सीव एलिमेंट possesses peripheral cytoplasm and large vacuole but lacks nucleus। समझ में आया? यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होगा मैच्योर्ड सीव एलिमेंट में। जैसे याद करो, तुमने कभी ना कभी पढ़ा होगा मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, यहाँ पे पढ़े थे कभी? मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, ये भी बेसिकली लैक्स न्यूक्लियस। यहाँ भी तुम्हें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ इनिशियली होगा प्रेजेंट, लेकिन बाद में वो डीजेनरेट कर जाता है। एंड सेम कंडीशन तुम्हारा सीब एलिमेंट के साथ भी है। तो इसीलिए इसने दोस्ती कर लिया कंपेनियन सेल के साथ, क्योंकि कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है। और अब सीप ट्यूब का जो मेन फंक्शन है दैट इज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर नहीं, फूड मटेरियल एक्चुअली, तो उसमें हेल्प कर देगा तुम्हारा कंपेनियन सेल। क्लियर है ना? आगे बात करते हैं। देयर इंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन ए सीब लाइक मैनर। इनके जो इंड प्लेट्स होंगे ना, इंड वॉल्स होंगे, उनमें चलनी के जैसा छेद होगा। सीब, सीब समझते हो ना? सीब मीन्स चलनी होता है, जिससे आटा चालते हो ना घर में, दैट इज द सीब, टू फॉर्म द सीब प्लेट। और यही क्या बनाएगा? तो सीब प्लेट बनाएगा। ओके, यहाँ तक समझे? यहाँ पे देखो, तुम देख भी सकते हो, यहाँ पे सीब पोर्स हैं ढेर सारे। तो यही जब ढेर सारे पोर्स रहेंगे तो चलनी के जैसा बन जाएगा ना, तो सीब प्लेट बन गया। ओके, ये जो समझे। द फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूँ। द फंक्शन ऑफ सीप ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस ने
फंक्शन को कंट्रोल कर लिया, सीप ट्यूब के फंक्शन को। ओके, द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल। अब कंपेनियन सेल क्या है, तो कंपेनियन सेल तुम्हारा पैरेनकाइमेटस सेल है, क्योंकि देखो कंपेनियन सेल तो लिविंग है ना, समझो इस बात को, विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब एलिमेंट, ये सीप ट्यूब एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होंगे। द सीप ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाई पीट्स, ये जो पीट्स प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे बेसिकली वहाँ से कनेक्टेड होंगे ये। ओके, जिसे कि पीट फील्ड भी बोल रहे हैं, प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स, जो उनके जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स हैं बेसिकली इस तरह से जो वॉल्स हैं, तो उन्हीं में जो छोटे छोटे पीट्स प्रेजेंट है इस तरह से, उन्हीं के थ्रू ये कनेक्टेड होंगे। द कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। द कंपेनियन सेल क्या किस में हेल्प करेगा, तो जो सीप ट्यूब है उसके अंदर तुम्हारा एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाए रखेगा, ताकि चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़े ही आसानी से हो सके। क्लियर है यहाँ तक? तो सीप ट्यूब एलिमेंट तुम्हारे कंपेनियन सेल से कनेक्टेड होंगे। देखो सीप ट्यूब एलिमेंट देखो यहाँ अंदर है, क्लियर है ना, और यहाँ तुम्हारे कंपेनियन सेल हैं, तो ये सब जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को पीट्स बोल रहे हैं हम। क्लियर है ना, तो इससे क्या होंगे, तो कनेक्टेड होंगे ये। क्लियर है? फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ, अब यहाँ पे देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात की गई है, तो ये किस कैसे बने होंगे, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा तुम्हारे बने होंगे इलोंगेटेड टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल से बने होंगे, विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म बिल्कुल भरा पड़ा होगा, न्यूक्लियस भी होगा। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, क्योंकि पैरेन्काइमा है। ओके, एंड हैज पिट्स, यहाँ पे भी पिट्स प्रेजेंट होंगे, थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स, ताकि एक दूसरे सेल के बीच में एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहने का मतलब यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। क्लियर है? तो दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो यहाँ पे, तो वही बेसिकली पीट्स के थ्रू होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे पीट्स होंगे जिसके थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा, यानी साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होंगे एक दूसरे सेल में। क्लियर है ना? तो उनके साइटोप्लाज्म ही जुड़े होंगे एक दूसरे सेल में, एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर, ये देखो क्या क्या स्टोर करेगा, ये देखो पीछे भी मैंने बताया था तुम्हें, तो ये स्टोर करेगा फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। कौन? तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या स्टोर कर रहा था, जल्दी से बताओ तो। जाइलम पैरेन्काइमा क्या स्टोर कर रहा था, जाइलम पैरेन्काइमा क्या स्टोर कर रहा था, तो जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर कर रहा था फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट्स, है ना, और इसके साथ साथ एक चीज़ और स्टोर कर रहा था, एंड दैट वाज टैनिन्स। याद आ रहा है कुछ? तो ये जाइलम पैरेन्काइमा था। क्लियर है? और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या स्टोर कर रहा है, तो फूड, रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज। ओके, आगे बात करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, इंपॉर्टेंट है, इसे भी हाईलाइट कर लोगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा तुम्हारा एब्सेंट होगा इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोटाइलिडॉन्स, बहुत सारे मोनोकॉट में तुम्हारा फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होगा। और अब बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की, जिसे हम बास्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्लोएम फाइबर, जिसे हम बास्ट फाइबर भी बोल रहे हैं, आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं, तो आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। ये स्क्लेरेनकाइमा का बना है, तभी तो ये डेड है, समझो इस बात को। दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो इसे। तो यहाँ पे फ्लोएम फाइबर के बारे में बोला गया है कि एब्सेंट होता है इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम में तो एब्सेंट होगा, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होगा। प्राइमरी सेकेंडरी में कंफ्यूज नहीं होना, प्राइमरी फ्लोएम वो है जो पहले बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम वो है जो बाद में बनेगा, बस सिंपल सा है। दीज आर मच इलोंगेटेड, ये कैसे होंगे, तो इलोंगेटेड होंगे। क्लियर है? अनब्रांच्ड होंगे एंड हैव पॉइंटेड निडल लाइक एपिसेस, उसका जो एंड पॉइंट होगा ना वो निडल लाइक होगा। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, ये कैसा होगा, तो थिक होगा। और मैच्योरिटी आने पे यहाँ पे ये फाइबर भी अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देंगे और क्या हो जाएंगे, तो डेड हो जाएंगे। याद रखोगे इस बात को। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये सब कॉमर्शियल यूज होता है,
इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कॉमर्शियली, क्लियर है ना। और ये भी याद रखना है, एट मैच्योरिटी दीज फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। ओके, द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीप ट्यूब। देखो यहाँ पे नैरो सीप ट्यूब होगा और ये प्रोटोफ्लोएम होगा, और बिगर सीप ट्यूब जहाँ प्रेजेंट होगा वो मेटाफ्लोएम होगा, जो कि बाद में बनेगा, क्लियर है ना। ये तो तुम्हें पता है ना, प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम, जैसे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम था, क्लियर है। तो वैसे यहाँ प्रोटोफ्लोएम मेटाफ्लोएम है, जो कि प्राइमरी फ्लोएम का ही है, क्लियर है ना। तो प्राइमरी फ्लोएम में अगर नैरो सीप ट्यूब है तो उसे हम प्रोटोफ्लोएम बोलेंगे, जो कि पहले बनेगा। और अगर प्राइमरी फ्लोएम में ही बड़े बड़े सीप ट्यूब हैं, यानी कि बिगर सीप ट्यूब हैं, तो उन्हें हम मेटाफ्लोएम बोलेंगे, जो कि बाद में बनेगा, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस हैं हमें, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बेसिकली, तो इन क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पे। ओके, सो इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ 1988 में पूछा गया है, एक मिनट, यहाँ 88 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ। देखो गर्थ आ गया ना, याद आ रहा है कुछ, ये तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ है, ये क्या है तो सेकेंडरी ग्रोथ है। और सेकेंडरी ग्रोथ तुम्हारा सेकेंडरी टिश्यू ही करवाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम ही करवाता है। चलो मेरिस्टेम मैं लिख देता हूँ। ओके, और सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेम होता है, याद करो। ओके, देखो प्राइमरी मेरिस्टेम ही होता है तुम्हारा इंटरकैलरी और एपिकल, ये दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम ही है, क्लियर है ना। और प्राइमरी मेरिस्टेम का फंक्शन होता है प्राइमरी ग्रोथ। ये कैसा करवाता है तो प्राइमरी ग्रोथ करवाता है, जिससे क्या बढ़ता है तो जिससे हाइट बढ़ता है या फिर लेंथ बढ़ता है, याद आ रहा है कुछ। और यहाँ पे अगर गर्थ बढ़ाना है यानी मोटाई बढ़ाना है तो कौन सा लोगे, लेटरल मेरिस्टेम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1990 में पूछा गया है, द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर कंडक्शन या ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन तो नहीं यहाँ पे लिखना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, क्लियर है ना। कोई नहीं, इसे सुधार लोगे, इसे ट्रांसपोर्टेशन कर लोगे, या वाटर ट्रांसपोर्ट लिख लो सिंपली, वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, इन एंजियोस्पर्म, देखो ट्रांसलोकेशन क्यों काटा मैंने वो भी समझ लो। ट्रांसलोकेशन एक्चुअली स्पेशल ट्रांसपोर्ट होता है फूड का, तो यहाँ पे फूड तो नहीं है ना, वाटर है ना, सो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन ही लिखो। एंजियोस्पर्म की बात की गई तो देखो एंजियोस्पर्म में तो सब कुछ प्रेजेंट होगा, और ये वाटर है ना, वाटर है तो जाइलम होगा ना, वाटर है तो जाइलम होगा ना। अब जाइलम में 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक तुम्हारा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, देखो किस तरह से हमें बनाना है क्वेश्चन। दूसरा होता है जाइलम फाइबर, याद आ रहा है। ओके, तीसरा होता है तुम्हारा ट्रैकिड्स, और चौथा होता है तुम्हारा वेसल्स। और एनसीईआरटी ने बोला है कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स मेन कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं किसके, वाटर और मिनरल्स के लिए, यानी जाइलम के, क्लियर है। तो आंसर तो इन्हीं दोनों में से एक होगा, और एंजियोस्पर्म में तो दोनों प्रेजेंट है। अगर यही जिम्नोस्पर्म होता तो वेसल्स को भी हम यहाँ से गायब कर देते हैं, क्लियर है ना। अब सुनो, सीप सेल्स सीप ट्यूब एलिमेंट्स कैंसिल कर दो, क्योंकि ये तुम्हारे कहाँ है, फ्लोएम में है। और देखो फ्लोएम क्यों आएगा भाई वाटर ट्रांसपोर्ट में, इसका तो काम है फूड को ले जाना, तो इसे भी कैंसिल कर दो, तो आंसर तो तुम्हारा ऐसे भी बन गया। तो अब देख लो जाइलम वेसल सिस्टम, बिल्कुल देखो वेसल्स प्रेजेंट है ना, ब्रैकेट्स नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन तो सही है ना। आगे बढ़े हैं। ओके, देखोगे आगे यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड साथ साथ डिफरेंशिएटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स होगा, हैविंग साइटोप्लाज्म तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा बट नो न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। तो देखो वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, सीप ट्यूब और ट्रैकिड्स, तो वेसल्स और ट्रैकिड्स में कोई नहीं प्रेजेंट होते हैं, दे आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो यहाँ पे तो कोई नहीं होंगे। देन पैरेन्काइमा में तुम्हारा दोनों प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी, तो आंसर क्या बन जाएगा तुम्हारा सीप ट्यूब। और वैसे भी याद करो, सीप ट्यूब में याद करो साइटोप्लाज्म तो होते हैं लेकिन यहाँ न्यूक्लियस नहीं होते हैं, क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 97 में देखो पूछा गया है, एट मैच्योरिटी के टाइम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड। तो मैंने याद करवाया था सीप ट्यूब, याद करो सीप ट्यूब के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैच्योरिटी में न्यूक्लियस को डिजनरेट कर जाते हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ देखो पैलिसेड सेल, कॉर्टिकल सेल, देन सीप ट्यूब एंड देन कंपेनियन सेल, सो आंसर विल बी सीप सेल। ओके, सो सीप सेल, और इसीलिए तो सीप सेल कंपेनियन सेल के साथ
एक तरह से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है, ताकि सीप सेल से जो सीप प्लेट बनते हैं, बेसिकली सीप ट्यूब बनते हैं, उसके फंक्शन को कंपेनियन सेल कर दे। ओके, तो इससे फ़ायदा हो जाता है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड, ये दोनों बेसिकली कहाँ से डेराइव किए जाते हैं? फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, तो मैंने याद करवाया था तुम्हें कि बर्ड्स जो बनते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं। बर्ड्स किससे बनते हैं? तो एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, क्योंकि ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं ना, और यहाँ से बर्ड्स बनते हैं, फिर बर्ड्स तुम्हारा आगे जाके ब्रांच में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा पैरेन्काइमा, इंटरकैलरी या लैटरल, ये सब नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2003 में पूछा गया है, दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज। देखो, एपिकल मेरिस्टेम तुम्हारा रूट में भी प्रेजेंट था और साथ ही साथ सूट में भी प्रेजेंट था, दोनों के टिप पे प्रेजेंट था। ओके, सो इट्स प्रेजेंट इन ऑन, देखते हैं ऑप्शन, ओनली इन द टैप रूट। तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा कि सिर्फ टैप रूट में प्रेजेंट है या एडवेंटिशियस रूट में प्रेजेंट है, क्लियर है ना, या फिर फाइब्रस रूट में प्रेजेंट है, सारे ही रूट में होते हैं ना, या ओनली इन रेडिकल्स, तो ऐसा भी नहीं है। क्लियर है? सो द आंसर विल बी इन ऑल द रूट्स। ओके, देखो यहाँ पे समझना कि सारे ही रूट्स में बेसिकली तुम्हारे एपिकल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? रेडिकल्स की बात करते हैं तो रेडिकल्स तो अभी बेसिकली एक तरह समझ लो तो रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना, जो कि आगे जाके ग्रोथ करेगा और ये रूट सिस्टम बनाएगा। तुम्हारा प्लूमूल रेडिकल याद आ रहा होगा, जो कि तुम्हारे कोटाइलिडन के बीच में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली इस तरह से। ये जो सेंट्रल एक्सिस होता है, ये दो साइड से दो कोटाइलिडन होता है, तो ऊपर में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज द प्लूमूल एक्चुअली, ये तुम्हारा प्लूमूल होता है, और नीचे तुम्हारा कहीं रेडिकल होता है। क्लियर है ना, तो यही रेडिकल तुम्हारा रूट सिस्टम बनाएगा आगे जाके। तो अभी तो फिलहाल इसमें ये एपिकल मेरिस्टेम नहीं है ना, अभी तो फिलहाल सिंपल से ये रेडिकल है। ओके, सो आंसर विल बी इन ऑल द रूट, सारे ही रूट में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना, आगे बढ़ें। द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड, लेंथ की बात हो रही है किसकी? तो डिफरेंट इंटरनोड की इन ए कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ। तो शुगर केन में बेसिकली जो इंटरनोड होता है, इंटरनोड तुम्हें पता है दो नोड के बीच का पोजीशन होता है, तो इसका लेंथ क्या होता है? वेरी करता है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरनोड का जो लेंथ बेसिकली डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है तुम्हारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ओके, सो आंसर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? इंटर कैलरी। देखो होता क्या है समझना, जैसे इस तरीके से समझो, ये तुम्हारा मैंने सूट दिखाया। क्लियर है? तो सबसे ऊपर वाले रीजन में तो तुम्हारे एपिकल वाले प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? इसके नीचे अगर बात करते हैं ये सब, तो ये तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं इंटर कैलरी। क्लियर है? और सबसे नीचे आओ और नीचे आओ और नीचे आओ, इसको और नीचे करो, तो यहाँ बेस पे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे लेटरल वाले। नाइन्थ क्लास का जब तुमने टिश्यू पढ़ा होगा तो वहाँ ये फिगर भी देखे होंगे। क्लियर है? तो यहीं से ना तुम्हारे नोट्स वगैरह ये जनरेट होते हैं। क्लियर है? तो नोट्स इंटरनोड के रीजन पे तुम्हारे इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। तो वही नोड जो इंटरनोड होता है बेसिकली उसके लेंथ को डिसाइड करता है। क्लियर है ना? सो आंसर विल बी इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो साइज ऑफ लीफ लैमिना, लीफ से मतलब नहीं है, लीफ से इंटरनोड का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है ना? देन सूट एपिकल मेरिस्टेम, तो एपिकल मेरिस्टेम से नहीं है, वो तो ऊपर है तुम्हारा। क्लियर है ना? इंटरनोड नोड के पास तुम्हारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। देन पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड से भी मतलब नहीं है। ओके, सो आंसर विल बी इंटरकैलरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? तो फूड का। इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स की बात हो रही है यानी एंजियोस्पर्म। क्लियर है ना? टेक्स प्लेस थ्रू, किससे होगा? तो ऑप्शन देखो, कैंपेनियन सेल, ट्रांसफ्यूजन सेल, ट्रैकिड्स और सीब एलिमेंट। तो देखो याद करवाया था मैंने, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट, मेन कंडक्टिंग एलिमेंट जो था तुम्हारा, ये कौन था? तो था सीव ट्यूब। याद करो तुम्हारा फ्लोएम में। ओके, और जाइलम में कौन था? ट्रैकिड एंड वेसल। लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे तुम्हारे सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल भी जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। उसके जगह पे तुम्हारे सीप ट्यूब के जगह पे सीप ट्यूब के जगह पे सीप सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल के जगह पे एल्बुमिनस सेल होते हैं। याद करो, सो आंसर विल बी क्या? सीव एलिमेंट ना। देखो ट्रैकिड्स तो जाइलम में है, ये तो तुम्हारे जाइलम में है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू नहीं होगा इधर,
और कंपेनियन सेल तुम्हारा नहीं होगा, क्लियर है ना। कंपेनियन सेल हेल्प करता है तुम्हारे सीव एलिमेंट को, क्लियर है ना। तो ये एक तरह से हेल्पिंग है, इसके न्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं सीव एलिमेंट के फंक्शन को, याद करो मैंने बतलाया था। ओके, आगे बढ़ें। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट, जो मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है किसका, जाइलम का, और जिम्नोस्पर्म में बोला जा रहा है। तो देखो, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे तुम्हारे मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स हो जाते हैं ट्रैकिड्स एंड साथ ही साथ वेसल्स। लेकिन जिम्नोस्पर्म की अगर बात करते हैं, इधर देखो, जिम्नोस्पर्म की अगर बात करते हैं हम, तो जिम्नोस्पर्म में ये वेसल्स तो एब्सेंट है ना, सो आंसर कहाँ जाएगा, ट्रैकिड के पास। तो दिमाग ही नहीं लगाना हमें, ट्रांसफ्यूजन फाइबर वेसल्स ये सब बिल्कुल नहीं, आंसर विल बी ट्रैकिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम में देखो, तुम्हें मैंने बताया था एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये तुम्हारे क्या है, तो लैटरल मेरिस्टेम में है। वहाँ फेलोजेन नहीं दिया गया है, तो फेलोजेन को ऐड कर लोगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्या करो, जल्दी से लैटरल मेरिस्टेम वाले पोर्शन में जाओ, वहाँ पे तुम्हें कैम्बियम दिया गया है ऑलरेडी, वहाँ पे फेलोजेन ऐड कर लोगे, ये भी तुम्हारा एक लैटरल मेरिस्टेम है। इन सब के बारे में आगे पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। देन जो यहाँ पे बच गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये लैटरल मेरिस्टेम में नहीं आता है तुम्हारा, क्लियर है ना। ओके, सो ये तुम्हारा प्राइमरी मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी कौन है, तुम्हारा प्राइमरी मेरिस्टेम है, क्लियर है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, देखो क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के एक ही आ रहा है, क्लियर है ना। ये देखो 2012 में पूछा गया है। तो कंपेनियन सेल किसके साथ रिलेटेड होते हैं, तुम्हारे सीव एलिमेंट्स के साथ, तो आंसर विल बी सीव एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, चाहो तो लिख लेना ये एनसीईआरटी में, जो तुम्हारे सीव सेल्स होते हैं प्लस जो तुम्हारे कंपेनियन सेल होते हैं, ओके, इन दोनों को ना हम एक साथ बोल देते हैं सिस्टर सेल्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं एक साथ में, तो सिस्टर सेल्स बोलते हैं, इसे तुम याद रखोगे। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीव एलिमेंट। ओके, वेसल्स एलिमेंट, ट्राइकोम्स तो नहीं, ट्राइकोम्स तो तुम रूट में पढ़े थे ना, याद करो। गार्ड सेल अभी आगे पढ़ना बाकी है तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से डिफर होता है कैसे। तो देखो ट्रैकिड्स में याद करो मैंने बताया था नो परफोरेशन, याद करो मैंने बताया था ट्रैकिड्स में तुम्हें परफोरेशन एक्चुअली कोई परफोरेशंस नहीं देखने को मिलता है, क्लियर है ना। और बाकी तुम्हारे दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे परफोरेशन देखने को मिल जाता है, जैसे वेसल्स वगैरह में भी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आगे पढ़ेंगे हम, आगे आएगा। बीइंग इन परफोरेट, देखो है ना, कि यानी यहाँ पे परफोरेशन नहीं है, क्लियर है। न्यूक्लियस लैग कर रहा है ऐसा तो नहीं है, ना ही ये और ये क्या है, लिग्निफाइड। तो ये ट्रैकिड्स क्या है तुम्हारे, तो लिग्निफाइड होते हैं, और दूसरे एलिमेंट्स भी तो लिग्निफाइड ही होते हैं ना, क्लियर है ना। और लैकिंग न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस भी तो नहीं होता है, क्लियर है, लेकिन दूसरे एलिमेंट्स में भी तो नहीं होता है। लेकिन ये क्या है, तो परफोरेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन बाकी सारे में क्या होते हैं, बाकी मतलब वेसल्स में तुम्हारे जैसे परफोरेशंस होता है, क्लियर है। तो ये चीज़ याद रखना कि ट्रैकिड्स में परफोरेशन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द बलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोज, ये देखो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसे याद कर लेना, या एनसीईआरटी में कहीं बुक में लिख लोगे। ये टाइलोज क्या है एक्चुअल में, तो टाइलोज तुम्हारा ये बेसिकली एक्सटेंशन होता है, ये डी आंसर है तुम्हारा यहाँ पे, एक्सटेंशंस होते हैं ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा का इनटू वेसल्स, याद कर लेना इसे, और इसे जल्दी से नोट कर लो एनसीईआरटी में कहीं पे, कहीं खोपचे में लिख लो स्टार बना के, टाइलोज आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल इनटू वेसल्स। ओके, तो ये याद रखना, बाकी सारे यहाँ पे नहीं है। आर लिंक टू द एसेंट ऑफ सैप थ्रू जाइलम वेसल्स ओरिजिनेट इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल, कैरेक्टराइज द सैपवुड, ये सब नहीं है। और ये सब वैसे आगे हम पढ़ेंगे, बेसिकली सैपवुड वगैरह पढ़ेंगे अभी, क्लियर है ना। तो ये आंसर तुम याद कर लेना, मतलब आंसर मार्क कर लेना, और ये पॉइंट को भी एनसीईआरटी में नोट कर लेना कहीं, क्लियर है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में नहीं है ठीक है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसे नोट करना जरूरी है, और एक लाइन ही तो है, तो याद कर लेना इसे। आगे देखो, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म, फ्लोएम की बात हो रहा है जिम्नोस्पर्म में, तो दोनों यहाँ एब्सेंट था, कंपेनियन सेल
और सीप ट्यूब। क्लियर है ना? देखो लैक्स बोल रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। यहाँ पे देखो याद करो, कंपेनियन सेल के जगह पे तुम्हें एल्बुमिनस सेल मिल रहा था। क्लियर है ना? एल्बुमिनस सेल। और सीप ट्यूब्स की जगह तुम्हें मिल रहा था सीप सेल्स। क्लियर है? याद आया? तो कंपेनियन सेल्स ओनली, एल्बुमिनस सेल एंड सीप सेल ये सब नहीं, ये तो प्रेजेंट होते हैं ना, ये दोनों तो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना? लैक नहीं करता। और सीप ट्यूब ओनली भी नहीं होगा, ओके, क्योंकि दोनों ही एब्सेंट है यहाँ पे। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखो उड़ीसा 2009 में पूछा गया है। रीजनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग मीन्स ग्रेजिंग के बाद, यानी पोस्ट ग्रेजिंग भी से बोल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजिंग। क्लियर है ना? इज लार्जली ड्यू टू, तो ये जो रीजनरेशन हो रहा है ये मेनली किसकी वजह से हो रहा है? मैंने बताया अभी था, एनसीईआरटी का एक लाइन आया था सबसे पहले वाले पैराग्राफ में ही। क्लियर है ना? कि यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, तुम्हारे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एपिकल वाले को तो वो खा ही जाता है। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या करता है यहाँ पे, ये ग्रोथ करने में हेल्प करता है। सो आंसर विल बी इंटर कैलोरी, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम खाया जा चुका है और लेटरल से तुम्हारा गर्थ बढ़ता है, ना कि हाइट बढ़ता है। क्लियर है ना? और सेकेंडरी मेरिस्टेम में ही तुम्हारा ये लेटरल आता है। इंटर कैलोरी और एपिकल ये दोनों तुम्हारे प्राइमरी मेरिस्टेम में आते हैं, याद करो। क्लियर है? सो आंसर विल बी इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सॉरी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। क्लियर है ना? टिश्यू सिस्टम में देखेंगे आगे क्या क्या पढ़ना है हमें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर कर लोगे दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, और साथ साथ बेल आइकन क्लिक कर दोगे ताकि नोटिफिकेशंस तुम्हें मिले। और ये हमारा टेलीग्राम का ये बेसिकली नाम है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे। रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे वहाँ पे, पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह हर चीज़ मिल जाएगा तुम्हें टाइम से, ओके। और साथ ही साथ हमारा एक डॉट ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, उसका भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हो तुम। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वहाँ पे तुम आराम से पूछ सकते हो, जिसका आंसर मैं खुद करता हूँ, ओके। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।